आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बच्चे अपनी जो मेहनत है वो लगातार कर रहे हैं और जो आने वाली भर्तियां अपनी लाइनमैन की है, एसए की है या जितनी और टेक्निकल भर्तियां हैं उनकी अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। तो उसी को निरंतरता बनाए रखने के लिए हम आज अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारे पास है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सुरक्षा युक्तियां। तो सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग विद्युत प्रणाली के अंदर क्यों किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारी थ्योरी की क्लास नंबर 1 है और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर के अंदर इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस कैसे काम करता है, कहां पर उसको स्थापित किया जाता है। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने पूरी क्लास देखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपनी मेहनत लगातार जारी रखना ताकि इस बार आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट के ऊपर जरूर हो, ऐसी हम कामना करते हैं आपके लिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तुम्हारा चैप्टर है सुरक्षा युक्तियां। सुरक्षा युक्तियां, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा युक्तियां क्या होती है, इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे हमारे पास क्या होती है। बिजली उपकरणों की बिजली उपकरणों की बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत प्रणाली में प्रयोग की जाने वाली युक्तियां तो हमारे पास क्या होता है, बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाली युक्तियों को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। आगे इसमें क्या है, ये युक्तियां सामान्य अवस्था में प्रचालित नहीं होती। तो ये युक्तियां सामान्य अवस्था में प्रचालित नहीं होती। तो इसके मतलब ये है, जब हमारे सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, कोई ओवरलोड कंडीशन नहीं होगी, तब तक ये सुरक्षा युक्तियां क्या है, प्रचालित नहीं होती। ये युक्तियां असामान्य परिस्थिति में अवस्था में प्रचालित होती है। असामान्य अवस्था कैसे कौन सी होगी, जैसे सर्किट के अंदर कोई दोष उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न होना। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है। तो क्या है, बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत प्रणाली में जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा युक्तियां बोलते हैं।
और ये युक्तियां होती कैसी है, ये युक्तियां सामान्य अवस्था में प्रचालित नहीं होती, मतलब जब भी सर्किट के अंदर कोई भी दोष ना हो तब ये सुरक्षा युक्तियां क्या नहीं होती, चालू नहीं होती है, प्रचालित नहीं होती। ये सुरक्षा युक्तियां असामान्य अवस्था में क्या होती है, प्रचालित होती है। जैसे सर्किट के अंदर कोई दोष उत्पन्न हो गया, उस समय हमारी क्या होती है, सुरक्षा युक्तियां प्रचालित होती है और सर्किट को क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसी में आगे हमारे पास है सुरक्षा युक्तियों के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षा युक्तियों के प्रकार। सुरक्षा युक्तियों के प्रकार। सुरक्षा युक्तियों के प्रकार। तो सुरक्षा युक्तियों के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास है फ्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्यूज। फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्यूज क्या होता है। यह सबसे सस्ता और ये सबसे सस्ता और आसानी से स्थापित होने वाला सुरक्षा उपकरण है। सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज हमारा क्या है, ये सबसे सस्ता और आसानी से स्थापित होने वाला सुरक्षा उपकरण है। यह हमेशा फेज वायर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तो फ्यूज हमारा क्या होता है, फेज वायर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यह 63% टीन प्लस में 37% लेड का मिश्रण होता है। 37% लेड का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग लो वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग लो वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग लो वोल्टेज में किया जाता है। लो वोल्टेज में पूछे तो हमारा किसमें, वितरण प्रणाली में। वितरण प्रणाली को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के अंदर इसका क्या क्या आता है, प्रयोग किया जाता है। और क्या फ्यूज के अंदर इसका अभिलक्षण हाइपरबोला होता है। तो हाइपरबोला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला। ये होता हमारे पास क्या है, हमारे पास होती है IF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय। क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्यूजिंग धारा। IF हमारे पास क्या है, फ्यूजिंग धारा है।
फ्यूजिंग धारा और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये फ्यूजिंग धारा और क्या होता है, प्रचालन समय की क्या होता है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हमारे पास है फ्यूज। तो पहला सुरक्षा उपकरण हमारे पास कौन है, फ्यूज है। तो फ्यूज क्या है, ये सबसे सस्ता और आसानी से स्थापित होने वाली सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज हमेशा फेज वायर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज तार के बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ये किस किस चीज का मिश्रण होता है। तो ये हमारे पास 63% टीन व 37% लेड का मिश्रण होता है। इससे हमारा क्या है, फ्यूज तार बनाया जाता है। इसका प्रयोग लो वोल्टेज में किया जाता है। लो वोल्टेज का मतलब जो हमारी वितरण प्रणाली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका विलक्षण हाइपरबोला होता है, ऐसे हाइपरबोला जैसे दिखता है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, IF है, फ्यूजिंग धारा है, और ये हमारे पास क्या है, समय। तो समय और फ्यूजिंग धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूज। अब पूछा जाता है फ्यूज पदार्थ के गुण। फ्यूज पदार्थ के गुण, फ्यूज जो होता है हमारे, उसके गुण क्या होने चाहिए। तो हमारे पास है फ्यूज पदार्थ में गुण। तो फ्यूज पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। तो फ्यूज पदार्थ के अंदर हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध। तो पदार्थ में क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध और क्या, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए पदार्थ का। क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो फ्यूज पदार्थ प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, निम्न गलनांक। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। क्या, निम्न गलनांक। तो जल्दी क्या हो जाना चाहिए, वो जल जाना चाहिए। जब उसके अंदर अधिक धारा गुजरेगी तो गर्म होकर क्या हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए पदार्थ के अंदर, और इसका क्या, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या भी फ्यूज पदार्थ के गुण होने चाहिए। अब इसके आगे हमारे पास है फ्यूज के प्रकार है। तो कौन कौन से फ्यूज प्रयोग करते हैं मैं, तो सबसे पहले हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्यूज है वो हमारे पास है किट कैट फ्यूज। किट कैट फ्यूज। तो किट कैट फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाड़। जो हमारे घरों में लगी होती है तो उसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, जाड़। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग परिपथ को शॉर्ट सर्किट, इसका प्रयोग परिपथ को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाना होता है। ओवरलोड से बचाना होता है, ओवरलोड से बचाना होता है। क्या होता है, ओवरलोड से बचाना होता है। क्या होता है, ओवरलोड से बचाना होता है। इसका प्रयोग परिपथ को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाना होता है। इसका मतलब क्या है, जब भी सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा या हमारा क्या हुआ, करंट ज्यादा हुआ, उस समय फ्यूज क्या कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। दोष उत्पन्न होने पर सप्लाई बंद कर देता है। सप्लाई बंद कर देता है, बंद कर देता है। यह रिवायरेबल फ्यूज है, यह रिवायरेबल फ्यूज है,
रिवायरेबल फ्यूज है। तो इस फ्यूज को क्या है, जब फ्यूज तार उड़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, तार को बदल के दोबारा से उसको क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक हमारे पास होता है बेस और एक होता है हमारे पास कैरियर। तो बेस को दीवार के ऊपर स्थापित किया जाता है, उसके अंदर कैरियर को क्या है, फ्यूज तार लगा के उसके ऊपर डाला जाता है। ये हमारे पास क्या है भाई, किटकैट फ्यूज है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग कम वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग कम वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग कम वोल्टेज में किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, किटकैट फ्यूज है, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा नाम क्या है इसका, रिवायरेबल फ्यूज। अब अगला हमारा 2 नंबर फ्यूज है, वो हमारे पास है कार्ट्रिज फ्यूज। तो 2 नंबर पे हमारे पास जो फ्यूज है वो हमारे पास है कार्ट्रिज। दूसरा हमारे पास कौन सा है, कार्ट्रिज फ्यूज। तो कार्ट्रिज फ्यूज हमारे पास क्या होता है, यह पूरी तरह बंद फ्यूज है। पूरी तरह बंद फ्यूज है। यह इंसुलेटिंग सामग्री वाली ट्यूब का बना होता है। ट्यूब के टर्मिनल, इसके टर्मिनल तांबा या पित्तल के बने होते हैं। तांबा या पित्तल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तांबा या पित्तल के बने होते हैं। फ्यूज तार इन टर्मिनलों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। फ्यूज तार इन टर्मिनलों के मध्य संयोजित किया जाता है। फ्यूज तार क्या है, इन टर्मिनलों के माध्यम क्या है, संयोजित किया जाता है। इसके चारों ओर विशेष प्रकार का रेत भरा होता है। इसके चारों ओर विशेष प्रकार का रेत भरा होता है। इसके चारों ओर विशेष प्रकार का रेत भरा होता है। इसमें एक ब्लो आउट इसके अंदर एक ब्लो आउट यंत्र लगा होता है। जिसके कारण फ्यूज उड़ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्ट्रिज फ्यूज है। तो ये हमारे पास क्या भी पूरी तरह से बंद फ्यूज होता है और ये इंसुलेटिंग सामग्री वाली ट्यूब का बना होता है। और इसके जो टर्मिनल होते हैं हमारे पास, वो तांबा या
पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टर्मिनल तांबा या पीतल के बने होते हैं। फ्यूज तार इन टर्मिनलों के मध्य संयोजित किया जाता है। इसके चारों ओर विशेष प्रकार का रेत भरा होता है। इसमें एक ब्लो आउट यंत्र लगा होता है, जिसके कारण फ्यूज क्या हो जाता है? उड़ जाता है और सर्किट की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है HRC फ्यूज। तो HRC इन फ्यूजों के बारे में हमने डिटेल से, जो हमारी क्या थी भाई, हमारा चैप्टर था घरेलू सामग्री, हमारा चैप्टर था भाई घरेलू वायरिंग, उसके अंदर हमने इन फ्यूज के बारे में अच्छे से स्टडी की, या हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है HRC फ्यूज। तीसरा हमारे पास कौन सा है? HRC फ्यूज। तो पेपर के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? आई रैप्चरिंग कैपेसिटी। क्या? आई रैप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च विदारक अक्षमता। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च विदारक अक्षमता। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? उच्च विदारक अक्षमता। तो इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज में, इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। ये हमारे पास थे फ्यूज 3 प्रकार के: किटकैट फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज और HRC फ्यूज। तो ये फ्यूज के बारे में हमने डिटेल से, हमारे पास एक डोमेस्टिक वायरिंग है, उसमें हमने क्या भाई फ्यूज के बारे में डिटेल से सारी चीजें लिखी थी। या हम केवल या बता रहे भाई ये फ्यूज कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास फ्यूज होते हैं। अब हमारे पास है फ्यूज, और उस फ्यूज के अंदर कुछ शब्दावली होती है। क्या होती है? कुछ शब्दावली होती है। उनमें से पहले हमारे पास है फ्यूज आधार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूज आधार के बारे में। किसके? फ्यूज आधार क्या होता है? और आधार को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये हमारे पास क्या होता है? यह पोर्सिलिन का बना होता है। यह पोर्सिलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलिन का बना होता है। इसको दीवार के ऊपर लगाया जाता है। इसको दीवार पर स्थापित किया जाता है। इसको दीवार पर स्थापित किया जाता है। इसमें कैरियर को लगाया जाता है। इसमें कैरियर को लगाया जाता है। ये हमारे पास होता किस प्रकार का है? तो हमारे पास जो दीवार के ऊपर स्थापित किया जाता है, इसमें हमारे क्या है, ये 2 टर्मिनल लगे होते हैं। यहाँ पे हमारी इनपुट सप्लाई आती है और यहाँ से हमें क्या मिलती है? आउटपुट स्थापित मिलती है। कैरियर हमारा क्या होता है? जो इसके ऊपर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर। तो ये 2 टर्मिनल होते हैं। इन 2 टर्मिनल के बीच में हमारा क्या लगाया जाता है? फ्यूज तार लगाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या नाम है दोनों के? इनके ये हमारे पास है कैरियर, जिसको क्या है?
बेस के अंदर लगाया जाता है। ये हमारे पास क्या है, कैरियर, और ये हमारे पास क्या है, बेस। तो इस बेस के अंदर इस कैरियर को डाला जाता है, ये दीवार के ऊपर स्थापित किया जाता है, इसके ऊपर ये हमारा क्या, ये लगाया जाता है। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी तो ये तार हमारा क्या, बीच में से पिघल जाएगा। फिर इस कैरियर को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और तार बदल के वापस किसके अंदर क्या कर देंगे, लगा देंगे, बेस। और ये हमारे पास क्या है, कैरियर। फ्यूज क्या है, फ्यूज आधार क्या होता है, ये पोर्सिलिन का बना होता है, इसको दीवार के ऊपर स्थापित किया जाता है, और इसके अंदर क्या लगा जाता है, कैरियर को लगाया जाता है। ये हमारे पास क्या भाई, फ्यूज आधार है। इसके बाद जो अगली शब्दावली हमारे पास है, वो हमारे पास है निर्धारित फ्यूजिंग धारा। क्या हमारे पास, निर्धारित फ्यूज धारा क्या है, निर्धारित फ्यूज धारा। तो निर्धारित फ्यूज धारा हमारे पास क्या होती है, वह अधिकतम से अधिकतम धारा, 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 धारा जिस पर फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता है, सफलतापूर्वक कार्य करता है। तो हमारे पास क्या होती है, निर्धारित फ्यूज धारा क्या होती है, वह अधिकतम से अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज सफलतापूर्वक क्या करता है, कार्य करता है, इसके अंदर आसानी से क्या हमारा करंट चलता रहेगा, वो हमारे पास क्या होती है, निर्धारित फ्यूजिंग धारा। इसके बाद अगली जो हमारी परिभाषा है वो इसी से रिलेटेड आती जाएगी। हमारे पास अगली है फ्यूजिंग धारा। हमारे पास क्या है, फ्यूजिंग धारा। तो फ्यूजिंग धारा हमारी क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है, वह न्यूनतम धारा, वह न्यूनतम धारा जिस पर, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तार पिघल जाता है, जिस पर फ्यूज तार पिघल जाता है, क्या हो जाता है, फ्यूज तार पिघल जाता है। तो ये दो हमारे पास होती है, एक हमारे पास है निर्धारित फ्यूज धारा, वह अधिकतम से अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता है। दूसरी हमारे पास है फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा हमारे पास क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है। तो ये पूछा जाता है भाई, निर्धारित धारा ज्यादा होती है, हमारे पास फ्यूज धारा ज्यादा होती है, तो हमारे पास क्या होता है, फ्यूजिंग धारा क्या होती है, ज्यादा होती है, किसे, निर्धारित धारा से। तो इसका मतलब यही है, निर्धारित धारा से जब क्या होगा, ज्यादा करंट जाएगा, तब हमारा जो तार है वो क्या करेगा, पिघल जाएगा। तो क्या हमारे पास जो हमने धारा निर्धारित कर रखी है उससे ज्यादा ही धारा जाएगी, तब हमारा क्या होगा भी, फ्यूज तार पिघलेगा। तो हमारे पास क्या भी, फ्यूजिंग धारा ज्यादा होती है निर्धारित धारा से। अब हमारे पास अगला है परगलन घटक। तो नेक्स्ट जो परिभाषा हमारे पास वो है परगलन घटक। और परगलन घटक को हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास होता है फ्यूजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, परगलन घटक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर बोलते हैं, एफ। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास ये क्या होता है, फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग धारा और फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा का अनुपात होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, फ्यूजिंग धारा और निर्धारित
निर्धारित धारा का फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा का अनुपात। हमारे पास क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। हमारे पास क्या होता है? फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा का अनुपात हमारे पास क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। तो हमारे पास क्या होता है? ये फ्यूजिंग गुणांक बराबर में क्या होता है? फ्यूजिंग धारा बटे में निर्धारित धारा। तो ये हमारे पास फ्यूजिंग गुणांक होता है, फ्यूजिंग धारा बटे निर्धारित धारा। अब पूछा जाता है फ्यूजिंग घटक के बारे में, पूछा भाई किटकैट फ्यूज का कितना होता है और HRC का कितना होता है। क्या होता है हमारे पास? किटकैट का फ्यूजिंग फैक्टर, किटकैट का फ्यूजिंग फैक्टर, किटकैट का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से लेकर 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है। पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है। HRC का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। कितना होता है? 1.1 होता है। तो ये आपने डाटा याद रखना है। क्या है? किटकैट का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है। HRC का 1.1 होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हमारे। तो अब हम पढ़ेंगे भाई फ्यूज धारा की निर्भरता। जो हमारा फ्यूज तार होता है उसकी धारा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो हमारे पास क्या है? फ्यूज धारा की निर्भरता। तो फ्यूज धारा किस किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? तो ये हम देखेंगे हमारे पास क्या होता है फ्यूज धारा की निर्भरता। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूज धारा की निर्भरता। तो हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास होता है I बराबर में क्या होता है? V बटे R होता है। क्या होता है? I बराबर V बटे R होता है हमारे पास। जब हम धारा निकालते तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वोल्टेज होनी चाहिए और प्रतिरोध होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या होता है? तो R बराबर हमारे पास क्या होता है? तो R बराबर हमारे पास होता है रो L बाई ए। ये हमने पढ़ा था। क्या होता है हमारे पास? तो R बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर क्या होता है भाई? प्रतिरोधकता गुणा में लंबाई बटे में क्षेत्रफल होता है। तो यहां से इसके अंदर हम रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये? तो यहां से हमारे पास जो बनेगा I बराबर में V बटे रो L बाई ए। ये हो गया हमारे पास यहां से। तो यहां से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? बाकी इसको और सोल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये? तो यहां से हमारे पास हो जाएगा I बराबर में V गुणा में A बटे में रो और L। तो ये बन गया हमारे पास। क्या बन गया? यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आगे और हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर हमारे पास होता है 4 पाई। क्या होता है? पाई आर स्केयर। क्या होता है? पाई आर स्केयर होता है हमारे पास। क्या होता है? पाई आर स्केयर होता है। तो यहां से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? तो आई बराबर में हमारे पास हो जाएगा V गुणा में पाई आर स्केयर बटे में रो L। तो यहां से हमारे पास ये बन गया है। तो यहां से R बराबर हमारे पास क्या होती है? तो R बराबर हमारे पास होती है D बाई 2, डायामीटर बटे 2। तो त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या होती है?
आर हमारे पास क्या आया, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या होती है, आर बराबर d/2। तो यहां से हमारे पास, यहां से आगे बनेगा हमारे पास आई बराबर में v गुणा में पाई गुणा में d/2 और बटे में हमारे पास क्या है, रो L/A। तो हमारे पास ये फाइनली ये फॉर्मूला बन गया। तो हम पढ़ रहे थे भी फ्यूज तार की निर्भरता किसके ऊपर करेगी। तो फ्यूज धारा की निर्भरता हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है आई। तो आई हमारे पास क्या होती है, तो आई होती है हमारे पास धारा। तो धारा बराबर हमारे पास क्या होता है, V बटे आर, वोल्टेज बटे में प्रतिरोध। यहां से हमारा आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर हमारे पास यहाँ है रो L/A, प्रतिरोधकता बटे में एरिया। क्या भाई, प्रतिरोधकता गुणा में लंबाई बटे में एरिया। तो यहां से हमने इसको क्या कर लिया, यहां से हमने क्या ये फॉर्मूला बनाया है, तो आई बराबर V बटे आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो L/A, रो L/A। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये इसके बटे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या गया, आई बराबर में V गुणा में A बटे में रो गुणा में L। तो यहां से हमारे पास एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, हमारे पास किसके बराबर होता है, तो एरिया बराबर होता है हमारे पास पाई आर स्केयर, त्रिज्या के स्केयर के बराबर होता है। और आर होती है हमारी त्रिज्या, तो आर बराबर हमारे पास क्या होता है, d/2। क्या होता है, d/2। तो यहां से हमारे पास ये आ गया भाई, आई बराबर में V गुणा में 4πr² बटे रो इंटू एल। तो यहां से हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला बना हमारे पास क्या भाई, आई बराबर में V गुणा में पाई गुणा में d/2 और बटे में रो गुणा में एल। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, ये फॉर्मूला बना है। अब इसको हम लिखते हैं भाई किस किस के ऊपर क्या करता है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्यूज अवयव, तो हमारे पास किस किस के बराबर आया था, तो हमारे पास पहला क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फ्यूज अवयव हमारा है, क्या है, फ्यूज अवयव, फ्यूज अवयव प्रतिरोध। तो पहले हमारे पास है फ्यूज अवयव प्रतिरोध। तो इसके साथ धारा का क्या संबंध है, तो वो हम लिखेंगे, फ्यूज धारा, फ्यूज धारा, फ्यूज धारा फ्यूज धारा फ्यूज अवयव के फ्यूज अवयव के प्रतिरोध के फ्यूज अवयव के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, फ्यूज धारा हमारी क्या है, फ्यूज धारा फ्यूज अवयव के, क्या भाई, फ्यूज अवयव के प्रतिरोध के। तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूज अवयव के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारे पास क्या है, आई इन प्रोपोर्शनली व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर। तो इसके कहने का मतलब है जो हमारी धारा है, फ्यूज धारा, वो क्या है, जो फ्यूज अवयव बना उसके प्रतिरोध की क्या है, उल्टे अनुपात में है। तो यहां से हमारे ये क्या है, आई, अगर प्रतिरोध ज्यादा हो तो धारा क्या होगी, कम। अगर धारा ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या रहेगा, कम। अगर धारा कम है तो प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो फ्यूज अवयव प्रतिरोध, तो फ्यूज अवयव का जो प्रतिरोध होता है, धारा उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा हमारे पास है जो हमारी धारा है वो आई इन प्रोपोर्शनल किसके, रो के। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता के भी उल्टे अनुपात में होती है। क्या होती है, प्रतिरोधकता के भी, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, प्रतिरोधकता के प्रतिरोधकता के भी हमारे पास क्या भी ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हमारे पास क्या है,
ये हमारी आई है और ये हमारी क्या है, प्रतिरोधकता। तो जो हमारी क्या धारा हो, फ्यूज धारा हो, क्या है भाई, प्रतिरोधकता की भी व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरी हमारे पास है आई व्युत्क्रमानुपाती 1/L। तो ये हमारी क्या होती है, लंबाई के भी उल्टे अनुपात में होती है। तो इसका मतलब क्या है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, लंबाई के भी हमारे क्या है, देख लेते हैं हम। तो यहां से हमारी ये आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल है। तो इसके भी क्या, ये व्युत्क्रमानुपाती है। चौथी हमारे पास है आई समानुपाती ए, अक्षेत्रफल के सीधे अनुपात में है। अक्षेत्रफल के समानुपाती है। क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती है। क्या हमारी क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे धारा हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से हमारी क्या है, दिखा देते हैं आपको। तो यहां से हमारी पास क्या है, आई, यहाँ आई बढ़ेगा तो हमारा क्या, क्षेत्रफल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल के क्या, ये सीधे अनुपात में है। और पांचवी जो हमारी चीज है वो हमारी आई है, क्या भाई, डायमीटर के क्या है, सीधे अनुपात में है। तो 5 नंबर पे हमारे पास क्या है, तो 5 नंबर पे हमारे पास है आई समानुपाती डी। यह व्यास के सीधे अनुपात में है। यह व्यास के सीधे अनुपात में, किसके, व्यास के सीधे अनुपात में समानुपाती है। तो व्यास की क्या है, सीधे अनुपात में है। तो जो फ्यूज धारा है वो हमारी किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। तो जो फ्यूज धारा होती है हमारे पास क्या होती है, प्रतिरोध के तो उल्टे अनुपात में होती है। किसके होती है, प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होती है। ये 5 चीजें हमने लिखी है, दोबारा से देख लेते हैं। फ्यूज अवयव प्रतिरोध, अगर फ्यूज अवयव का प्रतिरोध अधिक है तो धारा हमारी क्या करेगी, कम गुजरेगी। पहली बात ये आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। दूसरा हमारे पास है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ। तो प्रतिरोधकता भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधकता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरी हमारे पास है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L, लंबाई की भी क्या होती है भाई, उल्टे अनुपात में होती है। चौथा हमारे पास है आई समानुपाती क्षेत्रफल ए। तो एरिया की क्या होती है, सीधे अनुपात में होती है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा धारा भी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। पांचवी हमारे पास है आई समानुपाती डी, यह व्यास के सीधे अनुपात में होती है। डायमीटर की क्या होती है, सीधे अनुपात में होती है। ये था हमारा फ्यूज तार जो इन इन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या भाई, लाइटनिंग अरेस्टर, तड़ित चालक, तड़ित निरोधक। तो आगे हमारे पास है जो अगला हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है तड़ित निरोधक। तड़ित निरोधक क्या हमारे पास है, तड़ित निरोधक क्या है, तड़ित निरोधक जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, इसका नाम पूछ लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। इसे सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। तो होता क्या है, यह आसमानी बिजली से आवर एड लाइनों यह आसमानी बिजली से आवर हेडलाइनों
लाइनों और उपयंत्रों की सुरक्षा करता है। तो हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। काम क्या है? यह आसमानी बिजली से आवर हेड लाइनों और उपयंत्रों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। यह बादलों से उत्पन्न आवेश विसर्जन को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना ही तड़ित निरोधक है। तो तड़ित निरोधक का काम क्या होता है? जब भी बादलों में आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को विसर्जन करने के लिए निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना ही तड़ित निरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? तड़ित निरोधक कहलाता है। तो जब भी बादलों में आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेश को धरती के अंदर पहुंचाने के लिए निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना क्या कहलाता है? लाइटनिंग अरेस्टर कहलाता है। यह आवर हेड लाइन और ग्राउंड के बीच संयोजित किया जाता है। ग्राउंड के बीच संयोजित किया जाता है। तो जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर वो कहाँ पे लगा होता है? आवर हेड लाइन और ग्राउंड के बीच संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। ये हमारे पास क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर है, तड़ित निरोधक है। अरेस्टर का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो ये क्या करता है? जो आसमानी बिजली होती है उसको गिरफ्तार करके निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है और उसको क्या कर देता है? ग्राउंड के अंदर भेज देता है, ताकि हमारी आवर हेड लाइन और जो हमारे उपयंत्र लगे होते हैं उनको क्या ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। वहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है लाइटनिंग अरेस्टर का। तो पूछा जाता है इसको कहां संयोजित किया जाता है? तो इसको ट्रांसफॉर्मर की उच्च वाइंडिंग वाली साइड पर ट्रांसफॉर्मर की उच्च वाइंडिंग वाली साइड पर संयोजित किया जाता है। कहां संयोजित किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर की उच्च वाइंडिंग वाली साइड पर संयोजित किया जाता है। और ये क्या होता है? यह एक अरेखीय पदार्थ होता है। यह अरेखीय पदार्थ होता है। क्या होता है? अरेखीय पदार्थ होता है। क्या होता है? अरेखीय पदार्थ होता है। तो अरेखीय पदार्थ हमारे कौन से होते हैं? तो हमारे पास है PbO2। तो क्या हमारे पास है? PbO2 लेड ऑक्साइड। तो पूछ लिया कौन से होते हैं हमारे पास? लेड ऑक्साइड। तो हमारे पास एक क्या होता है? PbO2। एक हमारे पास होता है ZnO। क्या होता है? ZnO2 हमारे पास क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। तो हमारे ये क्या है? अरेखीय पदार्थ है। तो ZnO हमारे पास क्या होता है? तो
तो ZnO हमारे पास क्या होता है, तो ZnO हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड। क्या होता है, ZnO हमारे पास क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या भी तड़ित निरोधक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था हमारा, क्या एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, आवरण लाइन की सुरक्षा के लिए और उपयंत्रों की सुरक्षा के लिए इसको स्थापित किया जाता है। इसका काम होता है जब भी बादलों में आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को विसर्जन करने के लिए निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना होता है। पूछा जाता है ये आवरण लाइन और ग्राउंड के बीच में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इसको ट्रांसफार्मर की उच्च वाइंडिंग वाली साइड भी स्थापित किया जाता है। यह अरेखीय पदार्थ होता है। तो अरेखीय पदार्थ हमारे पास दो प्रयोग करते हैं, PbO2 लेड ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है, जब भी हमारे बादलों के आवेश के कारण क्या होगा भाई, धारा में वृद्धि होगी। क्या है, धारा में वृद्धि होगी। तो इसको पूछा जाता भाई, यदि क्या है, यदि तड़ित के कारण, क्या है, यदि तड़ित के कारण, आसमानी बिजली के कारण, यदि तड़ित के कारण सीधा क्या भाई डायरेक्ट धारा में वृद्धि होती है। क्या है, सीधा धारा में वृद्धि होती है। किसमें, धारा में, धारा में वृद्धि होती है, धारा में वृद्धि होती है, तो उसे प्रत्यक्ष तो क्या है, यदि तड़ित के कारण सीधे धारा में वृद्धि होती है तो उसे प्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहता है। प्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, यदि तड़ित के कारण, क्या है, यदि तड़ित के कारण, यदि तड़ित के कारण सीधे वोल्टेज में वृद्धि होती है, सीधे वोल्टेज में वृद्धि होती है, यदि तड़ित के कारण सीधे वोल्टेज में वृद्धि होती है तो उसे अप्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहा जाता है। अप्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहा जाता है। तड़ित निरोधक कहा जाता है। क्या अप्रत्यक्ष तड़ित निरोधक कहा जाता है। ये हमारे पास क्या भाई, तड़ित निरोधक के बारे में बातें पूछी जाती है। ये हमारे पास क्या है, तड़ित निरोधक है। अब हम पढ़ेंगे तड़ित निरोधक के प्रकार। तड़ित निरोधक के प्रकार। तो हमारे पास क्या, तड़ित निरोधक के प्रकार। तो तड़ित निरोधक हमारे पास कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास पहला है ओरन गैप। पहला हमारे पास क्या है, ओरन गैप। दूसरा हमारे पास है रोड या छड़। दूसरा हमारे पास क्या है, LA का मतलब है लाइटनिंग अरेस्टर। LA हमारा क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर है। दूसरा, तीसरा हमारे पास क्या होता है, ऑक्साइड फिल्म। तीसरा हमारे पास क्या है, ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर। और चौथा हमारे पास है पैलेट तड़ित निरोधक। पैलेट
लाइटनिंग अरेस्टर। एक हमारे पास है थायराइड, एक हमारे पास क्या है थायराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं वाल्व, क्या बोलते हैं वाल्व, लाइटनिंग अरेस्टर। तो हमारे पास ये 5 प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं आवर लाइन की सुरक्षा के लिए और उपयंत्रों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकार है। इनमें से एक का हम क्या चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमारा क्या है ओर्न गैप तड़ित निरोधक का हम क्या कर रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं। किसका, ओर्न गैप तड़ित निरोधक का। तो ओर्न गैप क्यों कहा जाता है, तो ये सींग तड़ित निरोधक बोला जाता है इसको, सींग अंतर तड़ित निरोधक। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है प्रतिरोध, ये हमारे पास क्या है प्रतिरोध, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, ये हमारे पास क्या है कॉइल, हमारे पास क्या है कॉइल, और ये हमारे पास क्या है लाइन, ये हमारे पास क्या है लाइन। यहाँ पे इनके बीच क्या है हवा गैप, क्या भी हवा गैप, क्या इनके बीच में हवा गैप, क्या इनके बीच में ये हवा गैप है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परिणामित्र या ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं परिणामित्र। तो ये इसका जो नाम हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं ओर्न गैप, ओर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर विद चोक। क्या है इसका नाम है ओर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर विद चोक एंड प्रतिरोध। और क्या लगा इसके अंदर ओर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर विद चोक एंड रेजिस्टेंस, एंड क्या है रेजिस्टेंस। तो ये कार्य कैसे करता है, इनके बीच में ये हमारे पास क्या ये ऊर्जा गैप है, क्या ये हवा गैप है। जब भी इस लाइन के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये हवा गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो जो हमारी सारी लाइट है वो इनके अंदर से आएगी। तो जो प्रतिरोध और कॉइल लगी होती है उनका काम क्या होता है, जो इसके अंदर अतिरिक्त प्रतिरोध आए, अतिरिक्त धारा आएगी उसको क्या करना है आर्क को बुझाना होता है। क्या होता है जब भी लाइन में करंट अधिक आता है तो उसके अंदर क्या होती है आर्क उत्पन्न हो जाती है, उस आर्क को बुझाने का काम किसका है, आर्क को बुझाने का काम। जब भी क्या आएगी अतिरिक्त करंट आएगा तो आर्क को बुझाने का काम कौन करेगा, हमारे प्रतिरोध और कॉइल करेगी। क्या करेगी, ये काम करेगी। तो ये हमारी किस जैसी आकृति है, ये हमारे पास कैसी आकृति है, तो ये हमारे पास सींग जैसी, किस जैसी है सींग जैसी आकृति, किस जैसी है सींग जैसी आकृति। क्या है सींग जैसी आकृति है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ओर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर विद चोक एंड रेजिस्टेंस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं सींग अंतर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको सींग अंतर तड़ित निरोधक, क्या कहते हैं तड़ित निरोधक। तो हमारे पास क्या है भाई ओर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये ए है, ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट। तो ये हमारे पास कौन सा है
हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर विद चौक एंड रेजिस्टेंस। तो चौक का और प्रतिरोध का प्रयोग हमने क्यों कर रखा है? क्योंकि जब भी हमारी लाइन के अंदर कोई भी आसमानी बिजली गिरेगी तो उस समय उस लाइन के अंदर हमारा क्या पैदा होगा? तो उस समय हमारी लाइन के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? अतिरिक्त धारा आएगी। उस अतिरिक्त धारा के कारण क्या हो जाएगा? उस अतिरिक्त धारा के कारण आर्क बन जाएगी। उस आर्क को बुझाने के लिए हमने इसके अंदर प्रतिरोध और चौक का प्रयोग कर रखा है। किसका? प्रतिरोध का और चौक का प्रयोग हमने कर रखा है। तो ये हमारे पास था लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये थी हमारी सुरक्षा युक्ति या प्रोटेक्टिव डिवाइस की क्लास नंबर 1। तो आप क्लास पूरी देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी मेहनत लगातार जारी रखना, ताकि इस बार आप हरियाणा सरकार के अंदर अपनी साझेदारी कर सको। एएलएम के रूप में, एसए के रूप में या और भी जो टेक्निकल भर्तियां आती है, ऐसी हमारी उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि आप रेगुलर तैयारी करके आप एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करोगे और अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम क्या करोगे? रोशन करोगे। धन्यवाद।